आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सच्चिदानंद जी, उपेंद्र नाथ रैना जी, हरिसुमन जी, किशोर जी, भूपेंद्र जी और नीरज जी, और इसके साथ साथ आप सब। मैं इस बीच अनेक यात्राओं में था, बहुत तरह के काम थे, बावजूद इसके प्रयत्न किया कि इस किताब को पढ़ सकूं और पढ़ पाया, और यथासंभव मैंने इसको समझने की चेष्टा भी की। इस पर बात करने से पहले सिर्फ 2-4 बातें इनसे हमारे संबंध और संपर्क की। मेरे विद्यार्थी जीवन में जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में था, वहाँ शोध कर रहा था, पीएचडी। ये बात 92-93 की होगी। तो अक्सर मैं आकाशवाणी भवन आता था और इनके पिताजी श्री मोहन निराश जी का बड़ा स्नेह मुझे मिला। तो विदेश प्रसारण सेवा के तहत बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए होंगे, वार्ताएं प्रसारित हुई और कई लोगों से साक्षात्कार लिए, जिसमें हमारे अध्यापक डॉक्टर नामूर सिंह से एक लंबी बातचीत भी शामिल है, जो 3 किस्तों में प्रसारित हुआ था। और उनके सहयोगी पीसी कुकरेती जी यदा कदा मिल जाते हैं अभी। बहुत अफसोस होता है कि निराश जी असमय चले गए। तो उनका बड़ा स्नेह रहा मुझ पर, और बाद के दिनों में उपेंद्र जी से मिलना जुलना उसी आकाशवाणी परिसर में सीढ़ियों पर हंसते मुस्कुराते अक्सर मिलते थे। और इन्होंने भी कई दफ़ा अनेक कार्यक्रमों से जोड़ा और लगातार परेशान करते रहे कि भाई आना है आपको और ये वो। तो एक बना रहा। और रेडियो से हम लोग जिस दौर के हैं, हम लोगों के लिखने पढ़ने में सोचने में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बोलने से लेके सीखने समझने। और बहुत अफसोस होता है कि जिस दौर में हैं और आकाशवाणी की जो दशा है, ये भी नहीं लगता कि आकाशवाणी का अस्तित्व भी बचेगा कि नहीं। और पूरा भद्र समाज, पढ़ा लिखा तबका, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि आकाशवाणी एक संस्था नहीं रही है हमारे देश के लिए। वो सही अर्थों में आकाशवाणी रही है। वो पीढ़ियों को संस्कारित किया है उसने, साहित्य में, कला में, संस्कृति में, भाषा की शिष्टता दी है, संस्कार दिया है। और आज वो संकट में धीरे धीरे हम देख रहे हैं, बहुत खराब लगता है। ये किताब मिली और उपेंद्र जी को ज़्यादा तो इनके कृतित्व से परिचय या वास्ता मेरा नहीं था। इनकी कविताएं यदा कदा पढ़ता रहा, और इन्होंने भी अपनी सेवा में स्वयं का समर्पण कुछ ज़्यादा ही किया, अपने लिए कम समय निकाला, कम वक्त दिया। हमेशा इनकी मसरूफियत दूसरे अनेक कामों में रही। आकाशवाणी के आंखों देखा हाल के अच्छे प्रसारक भी आप रहे, अच्छे कमेंटेटर रहे, अनेक महत्वपूर्ण आयोजनों के सूत्रधार रहे। लेकिन लिखने पढ़ने में, और ये इस मंच पर, इस मौके पर शिकायत जरूर दर्ज करानी चाहिए, और ये इल्तिजा करनी चाहिए कि जो बचा हुआ समय है आपके पास, वो समय आप लिखने पढ़ने में ज़रूर लगाएं। क्योंकि फिराक का एक शेर है बड़ा मशहूर, जिसको कहते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी है। उस पे शेर है उनका कि ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, मगर होते बहुत हैं 4 दिन भी। क्या बात है।
तो वो 4 दिन जो हमारे बचे हुए दिन हैं, अब हमारी धर्म परंपरा और संस्कृति तो कहती है कि हम दूसरे क्षण के बारे में नहीं जानते, वो अलग बात है। और मनुष्य तभी तक होना संभव है जब आप इस अनुभूति को जिए कि आप दूसरे क्षण नहीं हैं। क्या बात है। तभी आप में पाप बोध पैदा होगा। अब बिना पाप बोध के आप मनुष्य हो ही नहीं सकते, और नैतिक भी नहीं होंगे, और नैतिक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से धर्मच्युत होंगे। लेकिन जी रहे हैं तो एक संकल्प होना चाहिए कि हम उस परंपरा को, अब आप कल्पना करिए कि इनके दादाजी नीलकंठ जी कितने बड़े संस्कृतज्ञ थे और भारतीय वांग्मय के ज्ञाता, उनके पुत्र मोहन जी कितने बड़े साहित्यकार, कवि, और उन्होंने इस किताब के माध्यम से मुझे पता चला कि 300 हिंदी नाटकों का उन्होंने कश्मीरी में अनुवाद किया। नहीं, ये अप्रतिम है ये, और ये किसी के सामने नहीं है ये सूचना कि हम लोग जान पाए। इस मौके पे इनसे ये भी कहूँगा कि अगर वो चीज़ें उपलब्ध हो जाएं, कुछ नाटक उपलब्ध हो जाएं, कुछ उनकी चीज़ें आ जाएं सामने, तो उनका इस्तेमाल किया जाए, लोगों से कहा जाए कि लोग काम करें उस पर। तो उस परंपरा से आए हुए व्यक्ति हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि उस परंपरा को एक दिशा देंगे, उसे समृद्ध करेंगे। सिर्फ रेखांकन बनाने से काम नहीं चलेगा कि आपने एक लकीर खींची है कि उस परंपरा को क्षण नहीं होने दिया है, लेकिन आप अभी समृद्ध करें उसे। आप में वो सलाहियत है, धीरज भी है, अध्ययन भी है, बस संकल्प लेने की देरी है, आपको करना चाहिए। तो इस मौके पर जो किशोर सिन्हा जी ने किताब संपादित की, जो यहाँ लोकार्पित हुई, वो आपको दीर्घायु बनाए, आप शतायु हों, आप और अच्छा रचें, कुछ और अच्छा करें, इसकी शुभकामनाएं देते हुए मैं इस किताब के बहाने 2-4 बातें करूँगा। अब असल में पढ़ी तो मैंने पूरी किताब, जो लोगों ने इन पर संस्मरण या टिप्पणियाँ लिखी हैं, कविताओं पर जो लिखा गया है, किशोर जी की भूमिका यानी संपादकीय भी पढ़ने को मिला, कविताओं के अनुवाद से गुजरा, फिर इनकी छोटी छोटी 3 कहानियाँ जो छपी हैं उनको पढ़ा, फिर इनकी कविताओं पर योगेश त्रिपाठी ने जो एक नाटक लिखा है, लिखा क्या है, वो कविताओं का नाट्य रूपांतरण किया है, उससे गुजरा। फिर इनसे बातचीत पढ़ी, फिर इनका लिया भीष्म साहनी से साक्षात्कार पढ़ा, तो बहुत कुछ एक गुंजलक सा है मेरे मन में कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, लेकिन उसमें कुछ खास बातें आप ये खुद देखिए कि ये सारी चीज़ें मैं लिख के ले आया हूँ, लेकिन उसका अवसर नहीं है। मैं कुछ खास बातें रखूँगा जो कहा जा चुका है या जो किताब में मौजूद है, जिन लोगों के विचार, उनको उद्धृत करने का कोई अर्थ नहीं है। यही इन्हीं से शुरू करते हैं कि एक व्यक्ति जो हब्बा कदल के डलहसन यार में जन्मे, परंपरा या जो परिवार इनका है नीलकंठ जी से लेके मोहनिराज जी तक, उससे आप परिचित हुए, उस कड़ी में आप हैं। आपका आरंभ एक रंगकर्मी के रूप में हुआ, आपने अनेक नाटकों में अभिनय किया, बाद में आपने एक रंग संस्था आर्ट थिएटर बनाई और बहुत अच्छी टिप्पणी, और मेरा ख्याल है सबसे सुनियोजित और सुसंबद्ध टिप्पणी गौरीशंकर रैना की इस किताब में है, जो बड़ी बहुत मानीखेज है। इस मौके पे उनका न होना मुझे खल रहा है। वो दिल्ली से बाहर है। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी टिप्पणी की है, और ये मैं नहीं जानता था कि आपने मोहन जी के कहने से ललदत का रोल किया वहाँ, भूमिका की,
और अनेक नाटकों में आपने काम किया, और फिर आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आए और इब्राहिम अलका जी और नेमीचंद जैन जैसे रंगमूर्धन्य ने आपका साक्षात्कार लिया, और ये दुर्योग था कि आपका नहीं हुआ, और ये अगर हो गया होता तो कितना अच्छा होता। मैं चूंकि नाटक से भी जुड़ा हूं तो मुझे अफसोस हुआ कि ये क्यों नहीं हुआ, और क्यों किसी रंगकर्मी को कलाकर्मी को सरकारी सेवा में जाना होता है। मैं जानता हूं, और मैंने तो खुद 9 वर्ष पहले नौकरी छोड़ दी अपनी सरकारी। मैं ललित कला अकादमी में संपादक था, और लगा कि नहीं, घुटन हो रही है, नहीं काम कर सकता मैं। 2017 में छोड़ दिया, अभी 26 में रिटायर होना था। कितनी पीड़ा होती है दफ्तरों में। तो इससे भारतीय रंगमंच और हिंदी रंगमंच इतनी अच्छी ऊर्जावान प्रतिभा से वंचित हुआ। उसमें रहते तो और आगे क्या क्या करते ही है। खैर, जो न हो सका वो न हुआ, उस पर क्या अफसोस करना। नहीं हो सका, जो हुआ भी कम नहीं था। लेकिन जो आपने किया वो अपूर्व है। मैंने दो ही कविता संग्रह हैं, और यहाँ भी हम खींच के साथ कह रहे हैं कि क्यों 2 ही कविता संग्रह हैं आपके पास। वो भी पहला संग्रह 1980 में आता है, चीख भी एक भाषा है, और दूसरा संग्रह आता है 91 में, आत्मदाह। उसके बाद आपने क्या किया, क्या करते रहे। हम लोग भी तो लिखते पढ़ते हैं। आपने ये क्यों छूट ली कि आपको आपके पाठक, आपके मित्र क्यों बख्श देंगे आपको। लिखना चाहिए। वो इसलिए लिखना चाहिए कि आपकी कविताओं में आग है, तड़प है, पीड़ा है। हिंदी के कवितावादी आंदोलन के बड़े महत्वपूर्ण कवि थे सुदामा पांडे धूमिल, बनारस के। उनकी कविता की पंक्ति है कि भाई रे जहां मेरे आंसू सूखे हैं, वहीं एक कविता जल उठी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत। तो उपेंद्र जी की जो कविताएं हैं बहुत बेधने वाली, उसमें शिल्प का लाघव नहीं है, शैली या उसका बनाव नहीं है, उसमें प्रतीक और रूपकों का चयन भी नहीं है, उसमें सादगी है और गहरी वेदना है। और वाल्मीकि का पता ही है कि क्रौंचबद्ध की वेदना से कविता प्रस्फुटित हुई। तो कविता का तो जन्म ही वेदना से है। इसीलिए कविता को मानवता की मातृभाषा कहा जाता है। मानवता की मातृभाषा है वो। और संसार में कविता जैसी दूसरी कोई कला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि एक रंग कर्म की प्रस्तुति, एक नाटक की सफलता उसके कविता हो जाने में है। आपका मनुष्य होना भी कविता होना है, कविता की तरह हो जाना, उतना ही सूक्ष्मदर्शी, उतना ही आत्मवत, उतना ही ममत्व से भरा हुआ। और जब बाबा के यहाँ जाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ, तो उन्होंने जो कविता की परिभाषा दी है, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरस है बरी बार विचारू, हुई कवित्त चिंता मनि चारू। तो ये है कविता। और जब इस परंपरा से इनकी कविताओं में जोड़ के देखता हूं, तो जो अनुभव होता है वो बहुत विलक्षण अनुभव है। और सही मायनों में पहली दफा इतनी कविताएं, लगभग 30-35 कविताएं हैं इसमें, अनुवाद खंड में।
शुरू में भी कुछ कविताएं हैं, उसमें 4 ही 5 कविताएं हैं, बाकी कविताओं में तो आपका वो रूपांतरण है कश्मीरी में, जी जी जी, कश्मीरी, संथाली और दूसरी भाषाओं से। तो ये जो अनुवाद खंड में निर्वासन में माँ और समय की धार नाम के जो 2 भाग हैं, जिसका भूपेंद्र जी ने अंग्रेजी अनुवाद किया है, और बहुत बहुत ही सुंदर इनकी टिप्पणी है इनकी कविताओं पर, कि अनुवाद की पूरी प्रक्रिया में इनकी कविताओं को किस तरह से उन्होंने समझा है और किस तरह से उसका भावांतरण संभव हुआ है। बहुत बढ़िया नोट है वो। तो अब पहले भाग की कविताओं में जो माँ को संबोधित होता हुआ कवि, जो माँ बार बार आई है यहाँ, तो माँ को संबोधित कवि की संवेदना का मर्मस्पर्शी प्रसार है, जिसमें निर्वासन की तड़प तो है ही, छोड़ी गई जगह के बर्बाद होने की गहरी पीड़ा है। और स्वयं कवि के मुंह से आपने सुना कि वो केवल छोड़ी हुई जगह नहीं है, छोड़ दी गई संस्कृति है, लोकाचार है, भाषा है, अपना समेकित जीवन है, अपना राग विराग है, जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो अनुदित कविताओं का जो पहला खंड है बहुत बेधक है, और हम सब हम जो कह रहे हैं वो उसको उपेंद्र जी कह लेने दीजिए। आप कश्मीर से निर्वासित हैं, लेकिन हम सब जो अपना अपना गांव छोड़कर महानगरों में रह रहे हैं, हम सब अपनी अपनी धरती से, अपनी अपनी जगहों से निर्वासित लोग हैं। हमारी जगहें छूट गई, सब कुछ छूट गया। हमारी बोली बानी, रीति रिवाज, लोकाचार, पास पड़ोस, सब कुछ छूट चुका है। और जो नगरीय विकास है आधुनिकता के नाम पर, जिसको हमारे यहाँ एक ही कलाविद आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिम को एक तरह से उपालंब देते हुए कहा था कि ये तुम्हारी आधुनिकता तुम्हारा शून्य काल है, तुमने हम पर थोपा है हमारा विनाश करने के लिए आधुनिकता को। दूसरे भाग की जो कविताएं हैं उस समय की वक्रता को अपने भीतर महसूस करने की बेचैनी की कविताएं हैं, जिसका शीर्षक ही है समय की धार। इसी में अकेलेपन के साथ दुनिया के अपने भीतर जीते हुए मुक्ति की तलाश हो या अपने होने का संघर्ष, दर्द का आयतन कम नहीं होता। सोच का सिलसिला बार बार अंधेरे से टकराता है और विस्थापन पीड़ा झेलते हुए कभी अपने ही देश में दौड़ते हुए अपने ही देश को खोजता है। यह भयानक है। यह केवल विडंबना हम नहीं कह सकते इसको, ये भयानक है। और मुझे सचमुच में इनकी कविताओं से गुजरते हुए लगा वो काफका की कही हुई कुछ पंक्तियां बार बार याद आती रही। फ्रांज काफका के बारे में जानते हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार थे, और इसी तरह की आपदा, विभीषिका या संत्रस्त मनुष्यता को स्वर देने वाला कथाकार था। तो काफका ने लिखा है कि कलाएं हमारे भीतर बसी हुई, जमी हुई बर्फ की झील को तोड़ती हैं।
उस बर्फ की झील को जिसको लेकर हम चलते तो हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि हमारे भीतर बर्फ की झील है। लेकिन जब हम कलाओं से टकराते हैं तो बर्फ की झील पिघलने लगती है, हम थोड़े थोड़े मनुष्य होने लगते हैं और हमें एहसास होता है कि कलाओं से वास्ता पढ़ने से पहले हम कितने अधूरे थे। तो ठीक उसी तरह से ये कविताएं हैं, हमारे भीतर एक झंझा पैदा करती हैं, एक संघात पैदा होता है और इतना गहरा विचलन होता है कि वहाँ उपेंद्र रैना नहीं होते, वहाँ आप होते हैं, वहाँ हमारा हर संतप्त भारतीय होता है, हर दुखियारा होता है, जो अपनी जगह से निर्वासित है, अपनी जमीन से खदेड़ा गया है, जिसके घर जलाए गए, जिसकी औरतों के साथ न जाने क्या क्या विभत्स क्रूरताएं हुई। वह व्यक्ति भी इसमें शामिल है जो अपना घर परिवार छोड़ के 2 रोटी के लिए महानगरों में भटकता है और कुछ महीने साल गुजरने के बाद कभी उसकी लाश सड़क पे बिखरी पड़ी मिलती है। ये हर इनकी कविताएं उस हर भारतीय की कविताएं हैं जो निर्वासित है, जो अस्तित्व का संघर्ष कर रहा है, जो विस्थापित है, जो सिर्फ देह रह गया है और जिसकी चेतना गिर भी है। मैं वो कुछ पृष्ठ संख्याएं भी लिख के ले आया था कि 2-3 कविताएं कहीं कहीं से मैं सुना दूंगा, एक आध सुना भी देता हूं। कुछ अकेले अकेले ही होते हैं, कुछ अकेले बहुत सारे होते हैं, कुछ अकेले जुलूस में से गुजरते हैं, कुछ अकेले सिर्फ चेहरा लिए होते हैं, कुछ अकेले चेहरों पे चेहरा चश्मा किए होते हैं, कुछ अकेले अपनी खाल में खुद होते हैं, कुछ अकेले भेड़ की खाल में पूरा जंगल होते हैं, कुछ अकेले पूरी दुनिया के लिए अकेले पर्याप्त होते हैं, कुछ अकेले अपने में ही पूरी दुनिया लिए होते हैं। हम कविताएं ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कविताएं बहुत पढ़ दी गई हैं। मैंने जो बातें कही हैं उनकी गवाही के लिए कुछ शब्दों की दरकार है, इसीलिए मैं इन्हें देख रहा हूं। समय की धार तेज है, चाकू की धार पर पड़ा है जंग, दोनों के बीच खड़ा सोच रहा हूं कौन सी मौत आसान है। एक पैराग्राफ ये नदी का सत्य। घाटी के बीचों बीच अब भी नदी का सहजता से बहना एक सत्य है। साक्षी है उसका प्रवाह। जब भी किसी ने नदी को काटना चाहा, वह घाटी के अंतरंग में बहती रही। किसी को भी प्यासा नहीं रखा नदी ने, क्योंकि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। नदी, यदि लोग तुम्हें माँ समझते हैं तो तुम जरूर उस बेटे को भी जानती होगी
जिसे अभी भी पहचाना नहीं गया, इसलिए कि वह सिरफरा हो गया है। वह किसी भी रूप में तुम्हें चल रहा है। नदी तुम सूखती नहीं, सहजता से बहती हो, इसलिए तुम हमेशा उसे क्षमा करती हो। लेकिन कब तक क्षमा की भी सीमा होती है। तो कविताओं पर कुछ सूत्रों में मैंने बातें कही। इसी तरह से 3 सुंदर कहानियां इनकी इसमें लिखी हुई हैं। अब वो कहानियां 3 कहानियां हैं। अंतिम फैसला, हो तो बंतो जैसी, और एक बहुत बड़ा फैसला। तीनों छोटी छोटी कहानियां। अच्छा, उन कहानियों को भी अगर मैं कविता का विस्तार कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं। अच्छा, उनमें 2 कहानियां दिनमान में छपी हैं और एक शायद अप्रकाशित हैं। वो संकेत नहीं है कि किसी पत्रिका में आई हैं। आप ये देखिए, अंतिम फैसला, मेरा ख्याल है ये कहानी 30-35 वर्ष पुरानी है। जी जी। अंतिम फैसला में एक छोटी सी कहानी, मानसी और मेजर गोविंद दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मेजर गोविंद से ब्याह करना होता है मानसी को, और मानसी के पिता तैयार नहीं होते। मान मनोवल किया जाता है, बाद में तैयार होते हैं और उसके बाद दोनों की 2 जिंदगियां हो जाती हैं, 2 जगह नौकरी हो जाती है। और मेजर गोविंद कहते हैं कि तुम अपनी नौकरी छोड़ के मेरे पास आ जाओ। मानसी कहती है कि तुम आ जाओ। तो मेजर गोविंद को ये मंजूर नहीं है। वो उत्तर पूर्व में रहते हैं लेकिन अपने घर नहीं आ सकते, और इसी बीच दोनों अलग हो जाते हैं। अब 30-35 वर्ष पहले स्त्री विमर्श को, उसकी मुक्ति को, उसकी स्वाधीनता को एक विषय के स्तर पर चुनना और उस पर विमर्श करना इस कहानी को महत्वपूर्ण बनाता है। और इन्होंने स्त्री का पक्ष लिया और स्त्री मुक्ति का पक्ष लिया और उसके सेपरेट होने को, विलग होने को नैतिक समर्थन दिया। तो ये छोटी सी कहानी बहुत सुंदर कहानी है। हो तो बंतो जैसी। अब एक सवर्ण परिवार में एक बंतो है और एक दलित परिवार का लड़का है, माधो। दोनों साथ साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं और बंतो को उसे प्रेम हो जाता है। तो वो जात कुजात, ऊंच नीच देखती नहीं। ये भी कल्पना करिए, भी 35-40 वर्ष पुरानी कहानी है और ये इतना साहसिक कहानी है कि अपने पिता से विद्रोह करती है और बंतो माधो को दूर ले जाती है दूसरे गांव में, और फिर गांव के जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं वो बंतो को ले आते हैं, निर्वस्त करते हैं और माधो को मारते पीटते हैं। बावजूद इसके वो तिल भर भी इधर उधर नहीं होती और अपने फैसले पे कायम रहती है और वो माधो को नहीं छोड़ती। एक बड़े संदेश की कहानी। और आखिरी और तीसरी कहानी एक बहुत बड़ा फैसला है, छोटी सी कहानी, लेकिन एक विचित्र विरोधाभास में जो हमारा समाज फंस गया है, हम फंसे हुए हैं, उसकी कहानी है। पति पत्नी है, किराए पे रहते हैं,
बार बार जो मकान मालिक है वो आके सताता है, बच्चे हंसते खेलते हैं तो परेशान करता है, कुछ करता है, और फिर हर साल घर बदलना भी पड़ता है। तो पति पत्नी विचार करते हैं कि हम लोगों को हर ज़रूरी चीज़ों में कटौती करके पैसे जोड़ना है और घर बनाना है। और ये पैसे जोड़ने में वो सारी जिंदगियों को एक तरह से जब्त कर देते हैं। बच्चों के कपड़े, उनके ज़रूरी खर्चे, घर के ज़रूरी खर्चे, ये ठीक उसी तरह से करते हैं कि भोजपुरी में एक लोक कथा है। एक पंडित जी थे बेचारे, तो जितना धान होता था हर साल, एक साल उससे आधा हो गया। तो पंडित जी ने पत्नी से कहा कि इस साल खर्चा चलेगा नहीं, धान आधा हो गया, तो ऐसा करते हैं कि चावल निकाल लो, जो भूसा बचेगा वो 6 महीने खाएं। तो 6 दिन में ना खा सके, मर गए दोनों। तो अब घर बनाने के नाम पे ये जो कंज्यूमर कल्चर है, जो उपभोक्तावाद है, क्या घर, छोटा सा जीवन निकल जाना है, जी तो लो, क्यों निसार कर रहे हो अपने को? वो घर तो किसी का नहीं है ना जो बनाओगे तुम। आज तुम्हारा है जिसको कहते हो, कल तुम्हारे बेटे का होगा, परसों किसी और का होगा, फिर पता नहीं क्या होगा। क्यों बनाना, क्यों अपनी जिंदगी गर्क करना? तो एक बड़ा सवाल है ये। तो एक रंगकर्मी, रंग निर्देशक, अभिनेता, इतने अच्छे विस्थापन और निर्वासन के इतने अच्छे कवि हिंदी में उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, और हिंदी में पूरे देश में कविताएं लिखी जाती हैं, हर जगह मिलेंगे लोग आपको। ये त्रासद अनुभव है इनकी कविताओं से गुजरना। आप एक भयानक हलचल से गुजरते हैं। इनकी कविताएं आपको संतोष नहीं लेने देती, बार बार चीखती हैं और हमको किसी भूमिका के लिए तैयार करती हैं। और वो कविताएं कहती हैं कि तटस्थ होगी तो तुम अपराधी कहे जाओगे, आवाज दो। बहुत विलक्षण चीज है ये, इनको लगातार लिखना चाहिए। इसी तरह से कहानियां इतनी लिखी और लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगातार आयोजन कर रहे हैं, एक से एक अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यूज, उनसे बातचीत और विभिन्न विषयों पर काम करना। आकाशवाणी में रहते हुए जो इन्होंने काम किया वो अपने आप में वो एक कीर्ति स्तंभ है। तो इतनी सारी विलक्षणताएं, इतना सारा काम, इतना सारा बहुवैविध्य जीवन में ऐसे विलक्षण व्यक्ति को, अपने अग्रज को मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। वे प्रणम्य हैं, उनकी मेधा प्रणम्य है, और इस मौके पर उनसे आग्रह करता हूँ कि आने वाले वर्षों में वो लगातार काम करें। 4 ही दिन सही, लेकिन 4 दिन में भी अच्छे काम होंगे। आप काम करें और आपकी जो चुनिंदा चीज़ें होंगी, जो लिखेंगे पढ़ेंगे, हम लोग हैं उसको बाहर ले आने वाले। कौन प्रकाशक है जो कभी किताब नहीं छापता, नहीं छापेगा? कौन लेखक है जो उस पर बात नहीं करेगा? लेकिन आप लाएं तो वो काम करते रहें, लगातार काम करते रहें, अपने पुरखों की जो यश परंपरा है उसको आगे बढ़ाएं और हम सबको समृद्ध करते रहें। एक बात विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुस्तक के अंत में जो योगेश त्रिपाठी ने इनकी कविताओं का जो नाट्य रूपांतरण किया है, जाहिर है सारी कविताएं ही हैं, इनको संवादों में बांधा है और अलग अलग पात्रों के माध्यम से वही विस्थापन की पीड़ा, निर्वासन की पीड़ा, तकलीफ़ें, हम कब लौटेंगे, हम क्या करेंगे, कब तक अकेले रहेंगे,
वो जो संताप है उसको जो व्यक्त किया है वो भी अद्भुत अनुभव है। पढ़ने के स्तर पर हर पाठक को वो पढ़ना चाहिए जो प्रयोग योगेश ने किया है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के माध्यम से किशोर सिन्हा ने स्तुत्य प्रयत्न किया है, बहुत सुंदर काम किया है कि हमारे समय के एक सर्जक को उसकी पूरी विविधता के साथ आपके सामने रखा जाए और स्वयं उस सर्जक में ये बेचैनी पैदा की जाए कि वो अपने को चुका हुआ महसूस न करे, आगे भी काम करे और उसकी यात्रा अनवरत जारी रहे। केवल कविता में यात्रा लिखना न हो, यात्राओं में कविताएं लिखना हो। क्या बात। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूं। लगभग आधा घंटा में बोल चुका, मेरा ख्याल है ये पर्याप्त है। आप सबको धन्यवाद कि आपने इतने धैर्य के साथ सुना। धन्यवाद।